मैंने अपने नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए, 20 साल के शिवसेना को ऐसा उखाड़े, ठीक है। खुद चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। कितने कहते थे कि हैदराबाद की जमात है, एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही एमपी रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं कि धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। मेरे शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज जलील ने किया। आज असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे पास राणा रंजीत जैसे नौजवान मजलिस के साथ जुड़ रहे। मैं राणा भाई आपको एक बात यकीन के साथ कहता हूं, आप मजलिस का दामन मत छोड़िए, क्योंकि मोदी जी ने एक नारा दिया था, इस देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब आपको देखता हूं तो मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जैसे नौजवानों को देखकर मुझे यकीन हो जाता है। इस मुल्क से हमारी क़यादत अगर खत्म हुई है तो ऐसे ही चंद दलालों की वजह से, जो इलेक्शन के वक्त चंद टुकड़ों की वजह से अपना ज़मीर बेचते हैं। मैं असद साहब के बाजू नहीं बैठता, मैं पीछे बैठता हूं और अभी भी पीछे ही बैठूंगा। इसलिए पीछे बैठता हूं कि जब भी असद साहब खड़े रहते हैं तो ये आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है शेरवानी को देखकर, बड़ी तकलीफ होती है। पहले उनसे होती थी, बोले अब दूसरा आया है, ये भी बहुत बोलता है। अब ये दो बोलते हैं तो ये तीसरे साहब क्या कम बोलते हैं? कौन कितने जीत कर आया है, कौन सी पार्टी कितनी आई है, ये मायने नहीं रखेगा। मोदी तो अमित शाह से यही सवाल करेगा, रे सांभा कितने आए रहे इस बार। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये जितने बड़े बड़े सियासी लीडर घूम रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बोलते हुए, वो दिन दूर नहीं जब अख्तरुल ईमान साहब के घर की चौखट के ऊपर ये हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे, हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे कि अख्तर भाई हमारा भी ख्याल कर लो। आज तुम लोगों की जिम्मेदारी। आज जब इस स्टेज के ऊपर आप नजर डालेंगे तो इतना खूबसूरत मंजर अब बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर मनमोहन झा, तिवारी साहब, ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे दलित भाई, राजपूत समाज के, मुसलमान, इस मुल्क की एक बहुत ही जानदार कौम जो पीछे खड़े हुए थे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे ख्वाबों का भारत, मेरे ख्वाबों का मुल्क कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच, मैं कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूं। क्या आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं? सही बताइए, क्या आप सही मानों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं? अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के ख्वाबों की ताबीर राणा रंजीत सिंह है। वो ख्वाब जो पिछले कई सालों से असदुद्दीन अवैसी साहब देखते आ रहे, अकेले दौड़ते आ रहे, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं,
घंटों सड़क के ऊपर इस शहर से उस शहर सुबह 7 बजे उठ के पदयात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। तपती हुई धूप में कभी बिहार चले आते हैं, कभी औरंगाबाद चले आते हैं। उनका एक ख्वाब है कि इस मुल्क के अंदर हम अपनी क़यादत खड़े करें। और आज जब मैं ये हमारे राणा भाई के लिए जब मैं यहाँ पर आया और आप लोगों की मोहब्बत उनके लिए देखी, मैं राणा साहब आपको सैल्यूट इसलिए करना चाहूंगा, आप चाहते तो किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, वहां पे आपको ओहदा मिल सकता था, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे मिल सकते थे, लेकिन ये मोहब्बत पैसों से मिलती नहीं है, ये पैसों से नहीं मिलती है। ये मोहब्बत अगर कहीं मिलेगी आपको तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अंदर मिलेगी। और यकीनन अख्तर भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है, आदिल भाई ने भी सही कहा है, ये दीवानों की जमात है साहब, ये जुनूनियों की जमात है। इतने घंटे तक यहां पर बैठे रहना, कोई एक शख्स यहां पर ये नहीं कह सकता दूसरी सियासी जमातों में, सियासी पार्टी में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां भेजना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर वो घंटा 2 घंटा बैठते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं किसी एक शख्स के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई है और किसी एक शख्स के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत में बैठे हैं। 13 तारीख के दिन मेरा इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां के बुजुर्ग नौजवान, मेरी माएँ बहनें, अख्तर भाई खुद आए थे, आफ्ताब साहब आए थे, वहां पे सारी ताकतें जुड़ गई थी, पूरी ताकतें मिलकर एक साथ सिर्फ इस कोशिश के अंदर लगी हुई थी कि महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान एमपी, जो सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं है बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, मजलूमों का, उन सब की आवाज उठाने वाला है, उसको शिकस्त देने के लिए, उसको हराने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आवाम तय कर लेती है, जब आवाम ये फैसला कर लेती है, तो फिर किसी और के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी झोली फैलाया तो अपने रब के आगे झोली फैलाया, और नतीजा ये हुआ कि 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन चल रहा था, किसी और का टेबल भी वहां पर नौजवानों ने लगने नहीं दिया कि नहीं हम इम्तियाज जलील को जिता कर लेकर आएंगे। दूसरे दिन मीडिया वाले आए और मुझसे पूछे, करीब 13 लाख वोट पड़े हैं, 13 लाख में से जो छोटे छोटे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो कोई 1000 लेगा, 2000 लेगा, 3000 लेगा, 3 लाख निकल गए, उसमें से 10 लाख 3 उम्मीदवार, आपको कितना यकीन है कि आप जीतेंगे? 10 लाख में से आपको कितने वोट मिलेंगे? मैंने कहा 8 लाख। उसने मेरी तरफ देखा और उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा शुरू किसने किया? शुरुआत तो तुमने ही की ना, अब की बात शुरुआत तुमने की, अब की बार 400 पार हमने सुने, अब तुम 400 बोलो, हम 8 लाख बोलेंगे। भाइयों, आज वक्त और हालात इस मुल्क के अंदर ऐसे बनाए गए, स्टेज के ऊपर मौजूद जितने भी मेरे गैर मुस्लिम भाई, पिछले 10 सालों से एक बात हम सुनते आ रहे हैं, इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं कि धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान खतरे में है। आज सियासत के नाम के ऊपर हमने भाई भाई के बीच में कैसी दरारें और कैसी दीवारें खड़े कर दी है, सिर्फ तो सीटें जीतने के लिए, अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए।
इस मुल्क की खूबसूरती यही है जो आज स्टेज के ऊपर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम। मुझसे मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने 5 सालों के अंदर क्या काम किया। मैंने ये नहीं बताता हूं कि मैंने कितनी सड़कें बनाई हैं, कितनी सभागृह बनाए हैं, कितने और तरक्याती काम किए हैं। मैं उन्हें यह कहता हूं कि मेरे शहर के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज जलील ने किया, और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राणा साहब, मुझे बताया गया है कि आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो इस जमीन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कहीं बाहर से लाए गए हैं। इसलिए आपको देखकर कहना चाहूंगा, खुद चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। अब ये जो आ रहे हैं आपके बीच में, ये भीख का कटोरा लेकर आए हैं, और कौन इसमें से, अख्तर भाई की जबानी की हमारे पास भी बहुत सारे दलालों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस मुल्क से हमारी क़यादत अगर खत्म हुई है तो ऐसे ही चंद दलालों की वजह से, जो इलेक्शन के वक्त चंद टुकड़ों की वजह से अपना ज़मीर बेचते हैं। आज भी आ रहे होंगे, आज भी बोल रहे होंगे, मजलिस यहां पर क्यों आई है, क्यों लड़ रही है, हैदराबाद की जमात है। कितने कहते थे कि हैदराबाद की जमात है, एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही एमपी रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। और मैं वो मंजर तस्वर कर रहा हूं। आदिल भाई, पार्लियामेंट का पहला दिन, असदुद्दीन अवैसी साहब बीच में बैठे, उनके दाहिनी तरफ अख्तर ईमान साहब बैठे, उनके बाएं तरफ हमारे राणा रंजीत साहब बैठे। मैं असद साहब के बाजू नहीं बैठता, मैं पीछे बैठता हूं, और अभी भी पीछे ही बैठूंगा। इसलिए पीछे बैठता हूं कि जब भी असद साहब खड़े रहते हैं तो ये आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले, भाजपा वाले, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है शेरवानी को देखकर, बड़ी तकलीफ होती है। पहले उनसे होती थी, बोले अब दूसरा आया है, ये भी बहुत बोलता है। अब ये 2 बोलते हैं तो ये तीसरे साहब क्या कम बोलते हैं। तो वो मंजर तस्वर करिएगा। और उस दिन कौन कितने जीत कर आया है, कौन सी पार्टी कितनी आई है, ये मायने नहीं रखेगा। मोदी तो अमित शाह से यही सवाल करेगा, रे सांभा कितने आए रहे इस बार। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए आया हूं। मुझे मालूम है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आपके बीच हमारे ही अपने कुछ लोग आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, इन्हें वोट देंगे तो वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2014 के अंदर जब मैं खड़ा हुआ था तो हमारे ही अपने लोग कहते थे कि अब बड़ी आसानी के साथ शिवसेना जीत जाएगी। 2019 के अंदर जब लोकसभा के लिए खड़ा रहा तो लोगों ने कहा कि अब तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये वोट काटने के लिए आए हैं, इससे वोट काटेंगे, भाजपा शिवसेना फिर से जीत जाएगी। मैंने अपने नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए, 20 साल के शिवसेना को ऐसा उखाड़े। ठीक है, अभी है, और अभी भी सारी की सारी ताकतें लगी हुई। 48 सीटें हैं, इकलौता एक इम्तियाज जलील, लेकिन वो भी हजम नहीं हो रहा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 10 साल पहले जिस जमात को देखने का नजरिया लोगों का था,
आज असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे पास राना रंजीत जैसे नौजवान मजलिस के साथ जुड़ रहे। मैं राना भाई आपको एक बात यकीन के साथ कहता हूं, आप मजलिस का दामन मत छोड़िए, क्योंकि मोदी जी ने एक नारा दिया था, इस देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जब आपको देखता हूं तो मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जैसे नौजवानों को देखकर मुझे यकीन हो जाता है, क्योंकि आज जिस खूबसूरत गुलदस्ता इस मुल्क का हमने यहां पर सजा के रखा है, अगर हम कंधे से कंधा लगाकर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहे, वरना इस मुल्क की सियासत ने हमें तो सिर्फ बांटने का काम किया, हमें सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। आज उन्हें इस बात की तकलीफ है, अगर हम गूंगे रहते, हम मुक्के रहते, हम बोलने वाले नहीं रहते, तो शायद हमारी मुखालिफत इतनी नहीं होती। अमित शाह साहब आए थे मेरे शहर औरंगाबाद में चुनावी प्रचार के लिए, और अपने भाषण के अंदर कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि इस शहर का सांसद कौन है, अब वक्त आया है कि इसको मजलिस को यहां से उखाड़ कर फेंकना है, यहां पे कमल को खिलाना है और यहां से दिल्ली को भेजना है। अमित शाह साहब का भाषण, मैं 1.5 महीना उनसे पूछते रह गया, कौन आ रहा है मेरे को उखाड़ के फेंकने के लिए, बता। कोई नहीं आया, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। बेचारे एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जा रहे थे, उनको बुलाया, बोले ले मैं तो वहां पे जीत नहीं सकता, तू लड़ ले। उनके गले में बांध दिया। लेकिन इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, जैसा हमारे एक आदिल भाई ने कहा है, आपको यह समझकर चलना है कि आपका उम्मीदवार जो है वो राना रंजीत सिंह नहीं है। आप ये समझ के 25 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए जाना, 9 नंबर के ऊपर जब आप मोहर लगाएंगे, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे, तो इस राना के चेहरे के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना मिलेगा। ये देखना कि मैं अगर यहां पर राना को मजबूत करूंगा तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत मिलेगी। मैं जब पार्लियामेंट नहीं गया, अकेले असद साहब को देखता था, मेरे मन में एक सवाल आता था कि एक अकेला एमपी, 542 सामने बैठे हुए एमपी अलग अलग पार्टियों के, जो तुम्हें सिर्फ नफरत की नजर से देखते हैं कि ये चुनकर कैसा आया है, क्योंकि इसकी कौम को तो हमने सिर्फ एक रबर स्टैंप बनाकर रखा है कि हम 5 साल के बाद आएंगे, तुमसे कहेंगे वोट देना, तुम वोट देते रहना, हम हुकूमत करेंगे, हम सत्ता में जाएंगे, हम एमपी बनेंगे। ये कैसे चुनकर आ गया? जब असद साहब को मैं बाहर से देखता था तो मुझे ये एहसास होता था कि इस शख्स को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। जब मैं अंदर गया, उनके बाजू बैठा जाकर, तब मुझे यह एहसास हुआ, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर कहीं से ताकत मिलती है तो यहां से ताकत मिलती है। मेरे भाइयों, आप लोगों से ताकत मिलती है। यहां पर अगर आप ताकतवर रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, हमारा सर शर्म से झुकने मत दो मेरे भाई, हमारा सर शर्म से झुकने मत दो। हिंदुस्तान के अंदर 2019 में महज 3 सीटें हमने लड़े थे पूरे हिंदुस्तान में, 3 सीटें। फिर इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, इनकी मदद करने के लिए खड़े। 3 सीटें 543 में से। हैदराबाद जीते, औरंगाबाद जीते, किशनगंज बिहार 3 लाख वोट लेकर, 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर अख्तर भाई दूसरे नंबर के ऊपर रहे। आज हम पूरे मुल्क के अंदर चंद सीटें लड़ रहे हैं, बाकी सीटों के ऊपर आपको जो फैसला करना है कर लीजिए। आपके बीच में जब आपको दलाली करने के लिए, जब आपके पास पैसा लेकर आएंगे, आपको नुक्कड़ पे चौराहों पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें वोट देंगे तो किसी और का फायदा होगा, सबकी सुनना
और उठते वक्त उनको बोलना कि इतने साल तक मैं तेरी सुनते आया था, अब मैंने तय किया है कि तू कितना भी बोल ले, मैं सिर्फ वतन को वोट दूंगा, मजलिस को वोट दूंगा, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करूंगा। भाइयों, क्या जरूरत है अख्तर भाई मेरे लिए औरंगाबाद, मैं आज राणा भाई के लिए यहां पर हम क्या हासिल करेंगे? मेरे भाई, जब तक हम अपनी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे, जब तक कुछ ईमानदार लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे नहीं, जो सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, वरना मुल्क के हालात तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यकीन के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 के अंदर अगर इनकी हुकूमत आई भाजपा की, तो कैसे कैसे कानून लेकर आने वाले हैं, कैसे समाजों के बीच में, जाति धर्म और मजहब के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करने की जो कोशिश होने वाली है। उस वक्त ना कोई राजद का एमपी खड़े रहने वाला है, ना कोई जेडीयू का, ना कोई कांग्रेस का, ना एनसीपी का। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई खड़े रहने वाला है तो वो मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और उन्हें यही बात सताती है, यही तकलीफ उन्हें होती है कि ये कितना अकेला होने के बावजूद भी कैसा लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। मेरे भाई, आज ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है कि तुम जाएंगे और किसी को वोट देकर आ जाएंगे। आज पूरा राजपूत समाज हमारी तरफ नजरें लगाए हुए है। उन्हें तुम्हें ये यकीन देना है, तुम्हें ये यकीन दिलाना है, और खास तौर से मैं मुसलमानों को ये कहना चाह रहा हूं, मुसलमान नौजवानों से, बुजुर्गों से ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें अपने राजपूत भाइयों को एक पैगाम देना है कि एक मर्तबा मुसलमान ने अपनी जबान दे दी तो अपनी जान चले जाए, लेकिन वो अपनी जबान से पीछे हटेगा नहीं। देंगे जबान, असद साहब को कामयाब करेंगे, असद साहब को मजबूत करेंगे। ये समझ लीजिएगा कि आज के बाद जितने भी नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं, 2 दिन के लिए अपने अम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, सबसे कह दीजिएगा कि 2 दिन के लिए मैंने अपना नाम बदल चुका हूं। कोई असगर होगा, कोई रफीक होगा, कोई शफीक होगा, कोई हमीद होगा। 2 दिन के लिए तुम अपना नाम राणा रंजीत रख लेना। ये समझ के चलना कि ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, ये राणा नहीं लड़ रहे। दोस्तों, अगर बिहार मजबूत हुआ तो आपको इतना हम यकीन दिलाते हैं, ये सीट आप निकालिए। और भी हमारे कुछ अच्छे उम्मीदवार यहां पर बिहार में खड़े किए गए हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर ये सीट अगर निकलती है तो अगले साल आपका विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये जितने बड़े बड़े सियासी लीडर घूम रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बोलते हुए, वो दिन दूर नहीं जब अख्तर ईमान साहब के घर की चौखट के ऊपर ये हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे, हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे कि अख्तर भाई हमारा भी ख्याल कर लो। आज तुम लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ मेरे भाई, और इंतजार करो। मैंने तो अपनी आवाम से कहकर आया हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न 13 तारीख के दिन औरंगाबाद में हमारा, 4 तारीख के दिन औरंगाबाद में मनाएंगे। बिहार में भी मैं आप लोगों की बदौलत औरंगाबाद में बैठकर ये देखना चाहूंगा कि मैं भी अपने आवाम के बीच में गया था उनसे भीख मांगने के लिए। इस बार मजलिस का साथ दो, मजलिस को ताकत दो, और मेरा भी सर वहां पे फख्र से ऊंचा होना चाहिए, और मैं भी अपने शहर के अंदर जाकर कह सकूं कि मैं अपने भाइयों के बीच में गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पर भी मजलिस में अपना झंडा लहरा चुकी है। मैं बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा, अब भी यहाँ पर एक न जाने क्यों ऐसी फितरत हमारे अंदर, लोगों के अंदर आ गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमको तो वही पार्टी चाहिए करके। कब तक हम अपने अहले गैरों की गुलामी करेंगे? अपनी क़यादत खुद खड़े करने की ताकत रखो। हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, वरना हमें तो कोई टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई टिकट देने के लिए ही तैयार नहीं है। आज मुसलमानों से ये मैं कहना चाहता हूं, 10 ऐसे राज्य हैं, 10
जहां किसी एक मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया गया, लेकिन वोट आपके चाहिए, सबको चाहिए वोट। मेरे भाइयों, आज वक्त और हालात को समझते हुए मैं आपसे एक बार फिर से आपको गुजारिश करना चाहूंगा कि 25 तारीख के दिन सुबह अपने घरों से निकलिए। जितनी साजिशें, षड्यंत्र, जो भी कोशिशें होगी कि यहाँ पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं आना चाहिए, उन्हें नाकामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी और इंशाअल्लाह आप मजलिस को इस बार जरूर कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहलाएंगे।